हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस पे ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी carry equal charges. As shown in the diagram, you can see we have two identical spheres A and B and having equal positive charges Q. They are separated by a distance much larger than their diameter. Okay, and the force between them is F. So let's consider the distance between them is R. So we can write the distance between them is R. Let's the distance between them is R. So according to the question, the force between them is K Q square divided by R square. So this is the force which is acting between these two spheres. अब आगे क्या कहता है ये? A third identical conducting sphere C is uncharged. Sphere C is first touched with A, then to B, and then removed. As a result, the force between A and B would be equal to. So हमारे पास एक और थर्ड चार्ज है. Let's draw the third charge. So थर्ड चार्ज को पहले क्या किया गया? Let's say this is our third charge, आइडेंटिकल साइज का, बट इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है ना, आइडेंटिकल स्फीयर है. तो इसको सबसे पहले ए के साथ कांटेक्ट में लाया गया. जब ए के साथ कांटेक्ट में इसको सी चार्ज को हम लाएंगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि ये आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, है ना. तो इक्वली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए पे भी अब Q/2 चार्ज हो जाएगा. आप देखोगे, है ना, ए पे भी Q/2 चार्ज हो जाएगा और सी पे भी Q/2 चार्ज हो जाएगा. सो हम लिख सकते हैं इस पे क्या हो गया Q/2, इस पे भी क्या हो गया Q/2 चार्ज हो गया. ये है हमारे पास ए और ये है मेरे पास सी. ओके, सो अगेन लेट्स रीड द क्वेश्चन. कहता है द स्फीयर सी इज फर्स्ट टच्ड विद ए. ये तो हो गया, हमें पता लग गया क्या क्या चार्जेस हैं. देन टू बी. अब सी को किसके साथ टच करना है? बी के साथ हमने टच करना है. तो वैसा भी करके देख लेते हैं. नाउ नाउ सी इन कांटेक्ट विद बी, ऐसे सी इन कांटेक्ट विद बी. तो जब ऐसा होगा तो मेरे पास सी चार्ज ये है बेटा, दिस इज अवर सी चार्ज. इसमें क्यू है, और सॉरी दिस इज अवर बी, और ये है मेरे पास सी. ऐसा, ये सी हो गया और ये बी हो गया. अब देखो इस पे क्या है, इस पे क्यू है और इस पे क्या है Q/2 है. जब मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा किसी तरह से, इनको मैं आपस में कांटेक्ट में जब लाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, अगेन चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैसे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी देख लेते हैं. अब देखो टोटल चार्ज कितना होगा, Q प्लस Q/2 विच इक्वल्स टू 3Q/2. ये टोटल चार्ज होगा दोनों स्फीयर्स पे मिलाकर. अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब हाफ हाफ हो जाएगा, है ना. तो ये हो जाएगा 3Q/4 इधर और 3Q/4 इधर. इतना इतना चार्ज आ जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो अब सी पे चार्ज होगा, सॉरी बी पे होगा चार्ज, इतना होगा, और जो सी पे चार्ज होगा वो भी सेम होगा 3Q/4. इस तरह से ये चार्जेस बचे, है ना. तो हम लिख देते हैं इनके नाम भी. ये है हमारे पास बी और ये है मेरे पास सी. डिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस ये थे. यहाँ देखते हैं ए पे चार्ज अब है बेटा Q/2 और बी पे चार्ज है 3Q/4. लेट्स कैलकुलेट द फोर्स अगेन. सो फाइनली इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो कितना होगा. सो हम लिख सकते हैं F डैश इज इक्वल टू K. एक है Q/2 मल्टीप्लाई, दूसरा है 3Q/4, एंड अगेन distance is R square. We can solve it. K
क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये तो ऐसा लिखा गया। और क्या बचा मेरे पास बचा 3/8। तो एफ डैश किसके बराबर आ गया? सो एफ डैश कैन बी रिटन एज, वी कैन सी, एफ डैश कैन बी रिटन एज, it is 3/8 times of f. So this is our required answer. So ये ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस में ये कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? दिस इज ऑप्शन नंबर डी, है ना? ये ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आ गया मेरे पास, दिस वन, 3f/8। सो आसान सा सवाल था। क्लासरूम में, हर क्लासरूम में ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया ही जाता है, तो ऐसा भी देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन भी जेई में आ सकता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अगेन जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन सीख लेते हैं कि ये क्या कहता है। ये कहता है, shown in figure are 2 point charges, positive q and negative q, inside the cavity of the spherical shell. So एक हमारे पास नेगेटिव क्यू है, एक मेरे पास पॉजिटिव क्यू है। The charges are kept near the surface of cavity on opposite sides of the center of the shell. दोनों चार्जेस को अपोजिट साइड, ये हो गया सेंटर ऑफ द शेल, इस सेंटर के अपोजिट साइड्स पे रखा गया है। ठीक है। इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज ऑन द इनर सरफेस, तो साथ साथ ही लिखते जाते हैं जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते हैं, ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। तो कहता है इफ सिग्मा 1 इज द सरफेस चार्ज ऑफ द इनर सरफेस, तो ये हो गया मेरा सिग्मा 1, एंड क्यू 1 नेट चार्ज ऑन इट, और नेट चार्ज कितना हो गया? क्यू 1 नेट चार्ज हो गया। एंड सिग्मा 2 इज द सरफेस चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, सिग्मा 2 पे ये आ गया आउटर सरफेस पे, एंड Q2 इज द नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। इस तरह से फिर आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल, आप कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन द गॉस लॉ, बट स्टिल गॉस लॉ की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट हम ऐसे ही देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से। अ, ये देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देखो गॉस लॉ से तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा अगर आपको पता है गॉस लॉ तो। क्या मैं यहाँ पर ऐसे सर्कल सा बना के दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। ये अगर मेरे पास गॉसियन सरफेस में लेता हूँ, ये वाला रेड वाला, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर मेरे पास क्या हो सकता है ना? अगर ये मैं क्या लिखता हूँ, गॉसियन सरफेस लिखता हूँ, तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना? गॉसियन सरफेस, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया? क्यू नेट, जब आप देखोगे वो तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव क्यू है एक नेगेटिव क्यू है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया। अब जब बेटा नेट चार्ज ही जीरो है, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर नेट चार्ज कितना है? Q1, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 1। इसका मतलब गलत कह रहा है क्वेश्चन। पहले तो वो देता है कि पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू चार्जेस हैं, फिर वो बोलता है नेट चार्ज। ये तो हमने, है ना, कहा था है कि Q1 है, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, तो ये गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, सेम, तो उसका नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। इसका मतलब Q1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो। अगर बेटा Q1 जीरो हो गया, अगर Q1 क्या हो गया? जीरो हो गया, तो सिग्मा 1 भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा कंक्लूड कर लिया आपने। ठीक है, अब आउटर सरफेस पे चलते हैं। आउटर सरफेस पे अगर मैं देखूं, तो फिर से हम क्या करेंगे, एक और गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अ, इसका बनाते हैं, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। देखो ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, तो अगेन इस गॉसियन सरफेस पे आप देख सकते हो कि नेट चार्ज कितना होगा, है ना? ये भी मैंने क्या बनाया है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो इसके अंदर भी नेट चार्ज कितना? अगेन जीरो, है ना? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब नेट चार्ज कितना है? जीरो है, क्योंकि Q1 प्लस Q2
सॉरी, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू का नेट तो हमेशा जीरो ही होगा। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ थी और ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर सरफेसेस पे है ना। यहाँ से इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी क्योंकि नेट चार्ज क्या है, जीरो है गॉसियन सरफेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हम बड़े मजे से अपने कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं कि भाई Q2 भी जीरो होना चाहिए। नेट चार्ज जीरो है तो Q2 भी जीरो होगा। सिमिलरली सिग्मा 2 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअली हमने कंक्लूड की हैं बातें। एक तो ये रिजल्ट हमने कंक्लूड किया है और एक ये रिजल्ट हमने कंक्लूड किया। इन दोनों रिजल्ट्स के बेस पे हम अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आई होप कि जो सी है वो सेट बैठेगा कि सिग्मा 1 भी जीरो, Q1 भी जीरो, सिग्मा 2 भी जीरो और Q2 भी जीरो होगा। देखो बिना कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो जेई मेंस 2015 में आया हुआ था। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने दो तीन और इसी तरह के सवाल लेके आएंगे जेई मेंस के। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।